साथियों नमस्कार। एकरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एसएससी जीडी से संबंधित हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट तीसरा, जिसमें आप 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये 20 प्रश्न व्याकरण के सभी टॉपिकों से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आद्य और आद्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए प्रकाश वर्तमान, बी वर्तमान भूतकाल, सी पहला आज, डी मर्यादा और अनिश्चित। तो इसका जो आद्य होता है, आद्य मीन्स होता है पहला, या फिर इसको आदि भी बोलते हैं, आदि। और जो अद्य है, अद्य का अर्थ होता है आज, अद्य का अर्थ आज होता है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे। इनमें से रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प को भरना है। यदि इनमें से कौन सा इस जगह पे आएगा, तो यहां पे आएगा अंधकार ना हो। अंधकार यदि ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। वी देश भर में यह बात फैल गई, ये कथन सही है, शुद्ध है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी सही है। ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं, ये भी सही है। केवल ए ऑप्शन गलत है। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते दिखाई देते, ये इसमें उड़ते और चरते ये गलत लिखा है। पशु उड़ते और पक्षी चरते ये गलत है। इसका ये होना चाहिए सही कि वहाँ बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए, ये सही वाक्य है। वहां बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए, इसका क्रम गलत है, इसलिए गलत, अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है। विवृत स्वर, तो ये मुख खुलने के आधार पर, हम लिखेंगे मुख खुलने के आधार, मुख खुलने के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है समृत स्वर। समृत स्वर, असमृत स्वर क्या होता है? समृत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, सबसे कम खुलता है, मुख सबसे कम खुलता है। दूसरे नंबर में है अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर, समृत स्वर के अंतर्गत आपके छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये स्वर आते हैं समृत स्वर में। और अर्ध समृत स्वर में वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है, थोड़ा अधिक खुलता है, लेकिन विवृत स्वर से कम खुलता है। ये 2 होते हैं, एक तो होता है ए और एक होता है ओ। ये 2 अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर,
अर्धविपरीत स्वर क्या होते हैं? अर्धविपरीत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख अर्धसमृत स्वर से अधिक, इस अर्धसमृत स्वर से अधिक, लेकिन विपरीत स्वर से कम खुलता है। ये होते हैं, एक तो छोटा आ होता है, एक आय होता है और एक आओ होता है, ये होते हैं। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे विपरीत स्वर। विपरीत स्वर, विपरीत स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है, यानी कि सबसे ज्यादा खुलता है, और ये होता है आ में सबसे ज्यादा मुख खुलता है। तो इसमें पूछ रहा है कि विपरीत स्वर कौन सा है, तो विपरीत स्वर यहाँ पे देखेंगे आ है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द है, अनुशासन शब्द इनमें से कौन सा है? तो अनुशासन शब्द, देखिए अनुशासन शब्द यौगिक शब्द है। अब ये रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रचनाओं के आधार पर शब्दों के भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर होता है ऋण शब्द। ऋण शब्द, ऋण शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, जिनके सार्थक खंड ना किए जाएं, ना किए जा सके, वे कहलाते हैं ऋण शब्द। जैसे कि जैसे घर, जल वगैरह वगैरह, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब दूसरे नंबर पे आता है यौगिक शब्द। दूसरे नंबर पर यौगिक शब्द आता है। यौगिक शब्द कैसे शब्द होते हैं? वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड किए जा सके, सार्थक खंड किए जा सकें, किए जा सकें। जैसे इसमें शब्द दिया है ये अनुशासन। अब अनुशासन, अनु उपसर्ग लगा करके, यानी कि शासन मूल शब्द में अनु उपसर्ग लगा करके अनुशासन बना गया है, तो इन दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे, यानी कि इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, अनु और शासन, तो इसलिए ये यौगिक शब्द है। और तीसरा इसका होता है योग ऋण शब्द। योग ऋण, अब योग ऋण शब्द कौन से होते हैं? वे यौगिक शब्द होते हैं, ये भी यौगिक शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए, यानी कि विशेष अर्थ, किसी विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, विशेष अर्थ के लिए विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या है? जैसे कि जलज, पंकज, जैसे पंकज को बोले पंकज, पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन इसका अर्थ होता है कमल। पंकज का स्वयं में कमल अर्थ नहीं होता। पंकज का मतलब पंख मानो होता होता कीचड़, अज मानो होता है जन्म लेना। तो पंकज यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाले को कमल कहते हैं। पंकज कहने से तीसरे अर्थ का होता है, इसलिए यहाँ पर योग ऋण शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है
ए स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो। बी दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी संयुक्त वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य होता क्या है? संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य जुड़े हों। उपवाक्य जुड़े हों और ये किसी योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हों, जैसे कि और परंतु इन शब्दों से जुड़े हुए हों। अतः ये शब्द है, अतः से जुड़ा हो, इसलिए से जुड़ा हो, या से जुड़ा हो, एवं से जुड़ा हो, यानी कि किसी योजक शब्द से वो जुड़ा हो और दो उपवाक्य हों, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें भी देखो, दरवाजा खुला रह गया एक वाक्य, चोर घर में घुस गए दूसरा वाक्य, और ये दोनों वाक्यों को अतः से जोड़ दिया गया, इसलिए संयुक्त वाक्य है। पहला वाला जो है ये है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है ये मिश्र वाक्य क्या होता है? इसमें जो कहा कि लिखा है, कहा कि, ये एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा शाकाहारी बनो, एक प्रधान वाक्य, दूसरा उपवाक्य उससे जुड़ा होता है। तीसरे में सी में दिया है छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। तो यह एक सरल वाक्य है। ये जो है ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है और ये एक ही इसमें मुख्य क्रिया होती है। चौथे में दिया है कि यह वही स्थान है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। ये देखिए, यहाँ यह वही स्थान है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। ये जहाँ से जुड़ा हुआ है, दो उपवाक्य हैं और ये जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। ये मिश्र वाक्य है, मिश्रित वाक्य। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन है ए मैं पढ़ रहा हूं, बी मैं शायद पढ़ रहा हूं, सी पढ़ा होगा और डी मैं पढ़ रहा होऊंगा। तो इसका जो मैं पढ़ रहा हूं ये जो है ये अपूर्ण वर्तमान काल है। इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल का ये उदाहरण है। मैं शायद पढ़ रहा हूं, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल। पढ़ा होगा ये संदिग्ध भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल, ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। और मैं पढ़ रहा होऊंगा ये संदिग्ध भविष्य काल का उदाहरण है। संदिग्ध भविष्य काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी मैं शायद पढ़ रहा होऊंगा। मैं शायद पढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न है, नीय प्रत्यय से कौन से शब्द बनेंगे? ऑप्शन है ए गोपनीय, बी परानीय, सी आदरणीय, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी उपरोक्त सभी। नीय एक संस्कृत कृदंत प्रत्यय है। ये जो नीय है ये संस्कृत कृदंत प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है, नीय कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय, इसका अर्थ होता है योग या करने योग, जिसका अर्थ है योग या फिर करने योग। तो ये जो गोपनीय है, ये गोपनीय का अर्थ होता है छिपाना। इसका अर्थ होता है छिपाना। परानीय,
परानीय का क्या अर्थ होता है? परानीय का अर्थ होता है दूसरों का। परानीय का मतलब होता है दूसरों का, दूसरों से संबंधित होता है ये। आदरणीय, आदरणीय का अर्थ होता है सम्मान, सम्मान देना। और इन सभी में नीय 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 प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुगृहीत। और इनमें अनुगृहीत में रा के स्थान पर री बनता है, इसमें अनुगृहीत वी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो तथैव शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है तथा धन एव, और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में यदि छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद ए या आए, ए या आए आता है तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम होता है, आय हो जाता है। यहां पर यदि हम तथा को देखें, तथा, तो तथा का लास्ट में आ है प्लस, इधर एव, एव का ये ए और आ दोनों मिलकर के तथैव आय बन गए, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। तथैव का संधि विच्छेद तथा धन एव है, जो कि एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें से असमान कोई सा एक शब्द है उसका चयन करना है। तो इसमें देखिए प्रियजन, परिवार, बच्चे, ये परिवार के हिस्से हैं, ये तीनों परिवार के ही हिस्से हैं, लेकिन घर अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, घर। घर ये असमान है। अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहेंगे? तो जो भूगर्भवेत्ता है यही इसका सही उत्तर है। भूगर्भवेत्ता क्या होता है? भूगर्भवेत्ता भूमि के अंदर की जानकारी लेने वाला, भूमि के अंदर की जानकारी लेने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं, जिसमें इसकी भूमि की संरचना कैसी है, चट्टानों की जानकारी, खनिजों की जानकारी और पृथ्वी के अंदर होने वाली बहुत सारी हलचलें, प्रक्रियाओं, उनका अध्ययन करता है भूगर्भवेत्ता। और नृतत्व शास्त्री क्या कहलाता है? नृतत्व शास्त्री कौन होता है? जिसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करता है। मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करता है। मानव समाज और संस्कृति का ये अध्ययन करता है। भूकंपवेत्ता कौन होता है? भूकंपवेत्ता को कहते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूकंप का अध्ययन करता है, ये भूकंप का अध्ययन करता है, भूकंप का अध्ययन करता है। पुरातत्ववेत्ता क्या होता है? पुरातत्ववेत्ता को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये प्राचीन सभ्यताओं और उनके अवशेषों का
अवशेषों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, तृष्णा का विलोम शब्द क्या है? तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है तीव्र इच्छा। तृष्णा का अर्थ होता है तीव्र इच्छा या फिर लालसा। लालसा भी होता है इसका। तीव्र इच्छा या फिर लालसा। और इसका विलोम होता है वितृष्णा। वितृष्णा का क्या अर्थ होता है? वितृष्णा का अर्थ होता है कि इच्छा का अभाव। इच्छा का अभाव, इच्छा का अभाव या किसी चीज से विरक्ति हो जाना, उसकी इच्छा ना रहना। तो तृष्णा का विलोम शब्द होता है वितृष्णा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है? चंद्रमा का पर्याय नहीं है, इसमें बताना है। तो देखिए, हिमकर, हिमकर चंद्रमा का पर्याय होता है और हिमकर शीतलता का प्रतीक है। शीतलता का प्रतीक है, इसका अर्थ होता है हिमकर का शीतलता या बर्फ पैदा करने वाला। बर्फ पैदा करने वाला, बर्फ पैदा करने वाले को हिमकर कहते हैं। और सुधाकर का क्या मतलब होता है? अमृत उत्पन्न करने वाला। सुधाकर का मतलब होता है अमृत उत्पन्न करने वाला। इसका भी अर्थ चंद्रमा होता है, यानी कि हिमकर को भी चंद्रमा कहते हैं, सुधाकर भी चंद्रमा को कहते हैं, राकेश भी चंद्रमा को कहते हैं। ये हिमकर, सुधाकर, राकेश, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और इसका अर्थ होता है राकेश का रात्रि का स्वामी या फिर राजा, रात्रि का स्वामी। तो चालाक जो शब्द है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चालाक का मतलब होता है चतुर। चतुर और चालाक, ये चंद्रमा का इससे कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है कि रंगासियार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? रंगासियार होना, तो रंगासियार होने का मतलब होता है धोखेबाज या कपटी होना, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न में एक दिया हुआ है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाई रखती है, जिससे बहुधा सफलता मिल जाती है मन की। अब इस जगह पे यहाँ पर जो 16वां लिखा है ना कि 16वां प्रश्न, इसमें एक शब्द आएगा, वो इनमें से कौन सा शब्द आएगा? तो वो आएगा दुर्बलता। वी इसका राइट आंसर है, दुर्बलता। दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है। तो ये जो 17वें क्वेश्चन में है, इसमें आएगा परिणाम। परिणाम, इसमें दुर्बलता परिणाम ही हाथ लगती है जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन 18वें में क्या आएगा? तन शिथिल, इसमें शिथिल आएगा, शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की 19वें में क्या आएगा? मन की संकल्प शक्ति, इसमें आएगा संकल्प शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है। कार्य क्षेत्र में, अब 20वें नंबर पे क्या आएगा? कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त हो जाती है। ये इसका सही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।